कभी कभी तारीख के पन्नों में ऐसे किस्से होते हैं जो वक्त की गर्द में खो जाते हैं। वो किस्से जो न किताबों में मिलते हैं न खुतबों में सुनाए जाते हैं, लेकिन उनकी धड़कनें अब भी जिंदा हैं। उन खंडहरों में जहां दीवारें बोलती हैं। इस्तांबुल की एक पुरानी गली जहां सूरज की रोशनी भी दीवारों से टकराकर बिखर जाती है। वहीं एक ढहते हुए मदरसे के पीछे जमीन के नीचे दबी थी वो पहली सांस, एक तहखाना। डॉ सुफियान अब्बासी, जो तुर्की की ओटोमन विरासत पर रिसर्च कर रहे थे, उस दिन अकेले थे। मदरसा गिराया जा रहा था और मलबे के नीचे उन्हें एक पुराना पत्थर नजर आया, मगर यह पत्थर बोल रहा था। उस पत्थर को हटाया गया। नीचे एक संकरी सीढ़ियां थीं और उन सीढ़ियों के नीचे अंधेरे में छुपा हुआ था एक लोहे का संदूक। संदूक झंग खाया हुआ था मगर बंद नहीं था। खोलते ही एक तेज खुशबू, मिट्टी, पुरानी स्याही और लकड़ी की मिली-जुली महक, जैसे जमीन की कोई याद जाग गई हो। अंदर थी एक डायरी, बेहद पुरानी आरामी भाषा में लिखी हुई। कवर पर कुछ भी नहीं लिखा था, मगर आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य, जिसे ये अमानत मिले वह कुरान की रोशनी में इस सफर को मुकम्मल करे। सुफियान चौंके। उन्होंने डायरी की तस्वीरें ली, नोट्स बनाए, मगर कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन उन्होंने मदद के लिए एक रिसर्चर को बुलाया, जहरा, जो अरबी और कुरानी भाषाओं की माहिर थीं। जहरा ने डायरी की पहली पंक्ति पढ़ते ही रुक गई। यह नबी शुएब की वसीयत है जिसे आने वाले दौर का एक उम्मती पूरा करेगा। डॉ सुफियान की सांसें थम गईं। नबी शुएब अलैहिस्सलाम, ये कैसे हो सकता है? वो तो सदियों पहले गुजर चुके हैं। जहरा ने कहा, कभी कभी वसीयतें मौत के बाद भी जिंदा रहती हैं और उन्हें अमानत के तौर पर जमीन खुद संभालती है। डायरी में अगला सुराग था, जहां आग बुझ चुकी है वहां पानी दफन है, जहां खामोशी गूंजती है वहीं आवाजें दफन होती हैं। डॉ सुफियान और जहरा समझ गए, ये एक जर्नी है जो जगह जगह ले जाएगी और इस अमानत को तलाशने वाले को अपने अंदर भी झांकना पड़ेगा। यहीं से शुरू होती है कहानी आखिरी अमानत की। एक सफर, एक मकसद और एक वसीयत जिसे वक्त ने दफन किया। रात का वक्त था। इस्तांबुल की सड़कें खामोश थीं, लेकिन सुफियान की आंखों में नींद नहीं थी। जहरा ने जो कहा था वो अब तक उसके जहन में गूंज रहा था, जहां आग बुझ चुकी है वहां पानी दफन है। अगले ही दिन दोनों ने डायरी में दिए संकेतों के आधार पर जगह की तलाश शुरू की। कई मानचित्र, ऐतिहासिक रिकॉर्ड और कुरान की आयतों की मदद से उन्हें एक नाम मिला, वादी अल हिजर, जो आज जॉर्डन और सऊदी अरब की सीमा पर मौजूद है। यह वही इलाका था जिसे कभी कौम ए समूद का घर कहा जाता था, जिन पर नबी सालेह आनसुन को भेजा गया था और जिन पर अल्लाह का अजाब आया था। सफर की शुरुआत सुफियान और जहरा अब एक पुरानी जीप में रेगिस्तान के रास्तों से होते हुए वादी अल हिजर की तरफ बढ़ रहे थे। धूप तेज थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे ये इलाका अब भी उस अजाब की सर्द छाया में हो। वहां पहुंचते ही उन्हें एक पुराना पहाड़ी टीला मिला, जिसके नीचे कुछ पुरानी इमारतों के खंडहर दबे हुए थे। जहरा ने अपनी डायरी में लिखा, यहां आग बुझी थी, लेकिन सदियों पहले। क्या अब भी वहां कुछ बाकी है? सुफियान ने एक पत्थर को पलटा और वहां जमीन में एक तख्ती दिखाई दी। अरामी में लिखा था, जो अपनी आंखों से देखता है वो सिर्फ मिट्टी देखता है, लेकिन जो दिल से देखे वो अमानत को पहचान लेता है। पहली झलक, अमानत का रहस्य तख्ती के नीचे दबा था एक पुराना कंपास, मगर इसकी सुई उत्तर दिशा में नहीं जा रही थी, बल्कि वो दक्षिण पश्चिम की ओर स्थिर थी, जैसे उसे किसी और दिशा से इशारा मिल रहा हो। जहरा ने सर झुकाकर कहा, यह कोई आम कंपास नहीं, ये रूहानी नक्शा है। ये दिल वालों को रास्ता दिखाता है, न कि नक्शे पढ़ने वालों को। सुफियान को अब समझ आने लगा था, ये सफर सिर्फ जगहों का नहीं, दिल और यकीन का भी था। अचानक हमला जैसे ही उन्होंने कंपास को उठाया, एक धमाका हुआ। रेगिस्तान की रेत उड़ने लगी। किसी ने उन पर गोलियां चलाईं। दोनों नीचे झुक गए। जहरा ने कहा, कोई और भी है जो इस अमानत की तलाश में है? और पहली बार वहां एक काला मास्क पहने आदमी दिखा, ऊंट की रफ्तार से भागता हुआ। उसके हाथ में भी वैसा ही कंपास था, मगर टूटा हुआ। सुफियान ने फैसला लिया, अगर ये अमानत सिर्फ मेरे लिए थी तो इसकी हिफाजत भी मेरा फर्ज है। अगला सुराग, कंपास की दिशा अब सीरिया के एक पुराने खंडहर की ओर इशारा कर रही थी, जहां कभी एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, जिसे सदियों पहले जला दिया गया था। सीरिया की वो रात सर्द और खामोश थी। चारों तरफ खंडहर बिखरे थे, जैसे किसी जमाने में वहां इल्म और हिकमत का समुंदर बहता हो, मगर अब बस राख और पत्थर।
अल मकताबा अल महजूरा, वो जली हुई लाइब्रेरी जिसका जिक्र न किताबों में था न नक्शों में, लेकिन डायरी और कंपास दोनों इसी तरफ इशारा कर रहे थे। वीरान मगर जिंदा झरा ने खंडहर के बीच एक दीवार पर अजीब निशान देखे, उलझी हुई लकीरें जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर मिटाया हो। मगर जब धूल हटाई तो नीचे से उभरा एक नाम, शुएब डॉ। सुफियान की धड़कनें तेज हो गईं। ये वही शुएब एस हैं जिनकी वसीयत की बात डायरी में थी। जहरा ने धीरे से कहा, यहां कोई और निशानी होनी चाहिए। नबी की वसीयत सिर्फ लिखावट नहीं होती, वो अमल का पैगाम छोड़ती है। जमीन के नीचे दबा हुआ वक्त एक टूटी अलमारी के नीचे उन्हें एक पत्थर की स्लैब दिखी। बहुत भारी थी लेकिन मिलकर हटाई गई। नीचे एक मिट्टी का संदूक था और अंदर थी एक तस्वीर नहीं, एक नक्शा नहीं, बल्कि एक लकड़ी की लाठी। साधारण नहीं, उस पर नक्काशी थी और नीचे आरामी में लिखा था, इस लाठी ने हक के सफर में साथ दिया था, मगर इसका रास्ता अधूरा है जब तक अमानत पूरी न हो। पुराना रक्षक तभी खंडहर में एक परछाई हिली। एक बूढ़ा सफेद लिबास पहने, एक हाथ में चिराग लिए, शेख यूनुस। उसकी आवाज धीमी मगर भारी थी। वो लाठी मैंने ही दफन की थी, मेरे उस्ताद के हुक्म पर, और अब वो तुम्हारे हवाले है। सुफियान ने पूछा, क्यों? शेख ने जवाब दिया, क्योंकि अब वक्त आ गया है, वसीयत जिंदा हो उठी है और अमानत अपने वारिस को पहचान चुकी है। अमीर और दुश्मन शेख यूनुस ने बताया कि एक और गिरोह है जो इस अमानत को चुराना चाहता है। वो नहीं जानते कि ये कोई खजाना नहीं, ये रूह की जिम्मेदारी है, मगर उनके पास ताकत है, पैसा है, और अब वो भी तुम्हें खोज रहे हैं। अगला इशारा, मक्का की तरफ। डायरी का अगला हिस्सा केवल उन्हीं को खुलता है जो लाठी को छूते हैं। जहरा ने जैसे ही लाठी को पकड़ा, डायरी का एक पन्ना अजीब रोशनी में नजर आया। उसमें लिखा था, जहां अमानत पहली बार रखी गई थी, उसी हरम की छांव में उसकी आखिरी मुहर भी है। हरम यानी मक्का। जहरा की आंखों में एक चमक थी। वो पन्ना जो पहले धुंधला था, अब लाठी छूते ही साफ नजर आ रहा था, और उस पर लिखा था, जहां अमानत रखी गई थी वहीं उसकी मुहर छुपी है, हरम की छांव में। सफर मक्का। सुफियान और जहरा अब सऊदी अरब के रास्ते में थे। हर पल एक नई दुआ, एक नई फिक्र और एक नई बेचैनी। हरम शरीफ में दाखिल होते वक्त दिल जैसे कांप रहा था। भीड़ के बीच तवाफ करते लोग, दुआओं में डूबे चेहरे, लेकिन उनके दिल में एक और मकसद था, वसीयत को पूरा करना। एक नक्शा। जमीन के नीचे हरम शरीफ के पुराने नक्शों को देखते हुए उन्हें एक अजीब बात पता चली। बाब सलाम के पास जमीन के नीचे एक बंद तहखाना था, जिसे कई दशक पहले बंद कर दिया गया था। कहा जाता था कि वहां पुराने दस्तावेज और मस्जिद नबी के जमाने की चीजें दफन हैं। शेख यूनुस ने उन्हें एक पुराना नक्शा दिया था जिसमें वो तहखाना साफ दिख रहा था, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि अब वहां सेना की निगरानी थी। मासद एजेंट की चाल। उसी रात एक होटल में जहरा को एक अजीब पैकेट मिला। उसमें सिर्फ एक टूटा हुआ कंपास था और एक पुर्जा। हम भी उसी अमानत के पीछे हैं, मगर हम रुकेंगे नहीं। डी यानी डैनियल, वही मासद एजेंट जिसने वादी अल हिज्र में उन पर गोली चलाई थी, अब वो भी मक्का में था। और अब ये सिर्फ खोज नहीं थी, ये जंग बन चुकी थी। तहखाने की रूहानी सच्चाई। रात के वक्त जब भीड़ कम थी, सुफियान और जहरा ने बाब सलाम के पीछे एक पुरानी दीवार को देखा। शेख यूनुस के नक्शे के मुताबिक वहीं नीचे एक संकरी सीढ़ी जाती थी। बहुत छिपते छिपाते दोनों वहां पहुंचे। नीचे उतरते ही अंधेरा और ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया, लेकिन लाठी की नोक पर एक हल्की सी रोशनी उभरी, जैसे रास्ता खुद बनता जा रहा हो। नीचे एक हॉल जैसा हिस्सा था। दीवारों पर अरामी, हिब्रू और अरबी में उकेरे गए वाक्य। बीच में था एक पत्थर का मीनार और उसके नीचे एक बंद संदूक। जहरा ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, पीछे से आवाज आई, तुम्हें लगा तुम्हें कोई नहीं देख रहा? डैनियल। टकराव। डैनियल के साथ दो गार्ड थे, दोनों बंदूक ताने हुए। डैनियल बोला, यह अमानत हमारे पास होगी, इतिहास अब तुम्हारे हाथों में नहीं लिखा जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने संदूक को छूना चाहा, उसके हाथ झुलस गए। जहरा ने तेजी से लाठी उठाई और कहा, वसीयत सिर्फ उन्हें मिलती है जो उसे निभा सकें, चुराने वालों को नहीं। डैनियल पीछे हट गया और उसी पल संदूक अपने आप खुल गया। अंदर क्या था? वहां कोई सोना नहीं था, न कोई राज की चाबी। वहां थी सिर्फ एक पुरानी कपड़े की पुड़िया जिसमें रखी थी एक चिट्ठी और एक स्याही से रंगी अंगुली की छाप। चिट्ठी में सिर्फ इतना लिखा था, जिसने इस तक पहुंचा उसने अपना हिस्सा अदा कर दिया। अब आखिरी अमानत जिंदा है, लोगों की रूहों में। अब क्या?
डेनियल गायब हो गया, मगर उसके शब्द हवा में गूंजते रहे। मैं लौटूंगा, और इस बार सिर्फ तलाश में नहीं, तबाही के लिए। हरम शरीफ की छांव में जो हुआ वो एक इशारा था कि अमानत कोई जादू नहीं, कोई खजाना नहीं, बल्कि वो जिम्मेदारी है जो सिर्फ चुने हुए दिलों को सौंपी जाती है। डॉ सुफियान अब्बासी ने वो चिट्ठी अपने सीने से लगा ली। जहरा की आंखों में आंसू थे। वो समझ चुकी थी कि सफर का असली मकसद खोजना नहीं, समझना था। अब्बू उमर, रहस्यमयी रहबर। अगली सुबह होटल के बाहर एक बुजुर्ग उनका इंतजार कर रहे थे। लंबी दाढ़ी, सफेद कपड़े, एक सूफियाना चेहरा। नाम बताया, अब्बू उमर, मगर उसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं था, न कोई तस्वीर, न कोई इतिहास। वो बोले, मैं वो नहीं जो दिखता हूं, मैं वो हूं जो इन रास्तों को जानता हूं, और हर अमानत के लिए एक रक्षक होता है। उन्होंने वो चिट्ठी देखी और मुस्कुराए। अल्लाह ने तुम्हें पसंद किया, अब तुम इस अमानत को सिर्फ किताबों में नहीं, दिलों में रखोगे। सफर का आखिरी पड़ाव, अब्बासी और जहरा ने मक्का से वापसी के बाद एक दस्तावेजी फिल्म बनानी शुरू की, जिसमें उन्होंने नबी शुएब, एयस, वादी अल हिजर, सीरिया की लाइब्रेरी और हरम का तहखाना सब कुछ रिकॉर्ड किया। मगर ज्यादातर वीडियो रहस्यमयी तौर पर धुंधले हो गए, जैसे ये अमानत चाहती थी कि इसका वजूद सिर्फ यकीन में रहे, सबूत में नहीं। डॉ सुफियान की आखिरी डायरी। कुछ महीने बाद एक सुबह जहरा को डॉ सुफियान की डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैंने अब अमानत को रूहों में रख दिया है। अगर मैं ना रहूं तो जान लेना, जो अमानत मुझे मिली थी वो अब तुम्हारे हवाले है। उस शाम सुफियान को दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। जहरा की गवाही अब जहरा हर देश में जाती है, मस्जिदों, यूनिवर्सिटियों, किताब मेलों में, और सिर्फ एक बात कहती है, हर इंसान के पास एक अमानत है, कोई दौलत नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी, किसी की मदद करने की, किसी को बचाने की, किसी को रोशनी तक पहुंचाने की। आखिरी सीन, अब्बू उमर मक्का की एक ऊंची पहाड़ी पर खड़े हैं। हवा चल रही है, हाथ में वही लाठी। पीछे से एक नौजवान पूछता है, आपका नाम क्या है? वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मेरा नाम मायने नहीं रखता, क्योंकि अमानत अब अगली नस्ल के पास जा चुकी है।